कभी सोचा है कि हम अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर फिर भी उनसे बिल्कुल अलग, एकदम यूनिक होते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? ये जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम उसी जेनेटिक कोड पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो हम सबको बनाता है। तो चलिए वंशानुगति और विविधता की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे जीवन के ब्लूप्रिंट से, फिर समझेंगे मेंडल के मशहूर नियमों को। इसके बाद देखेंगे कि कैसे कभी-कभी नेचर इन नियमों को तोड़ भी देती है, और आखिर में ये सब कुछ लागू करेंगे हम इंसानों पर। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो हमारी इस जासूसी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है जीवन का ब्लूप्रिंट। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने से पहले उसके टुकड़ों को समझना जरूरी है ना? तो चलिए पहले उन बेसिक आइडियाज और शब्दों को समझते हैं जिनसे जेनेटिक्स की भाषा बनती है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक तरफ है एक सीधा साधा मटर का पौधा और दूसरी तरफ डीएनए का वो घुमावदार स्ट्रक्चर। असल में आज की हमारी पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे इस पौधे के गुण इस कमाल के मॉलिक्यूल के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। चलिए कुछ जरूरी शब्दों से जान पहचान कर लेते हैं। पहला है जीनोटाइप। ये समझ लीजिए कि ये अंदर का जेनेटिक कोड है, जैसे टीटी या टीटी। और दूसरा है फिनोटाइप। ये वो है जो हमें बाहर से दिखता है कि पौधा लंबा है या बौना। तो जीनोटाइप हुआ अंदर का प्लान और फिनोटाइप हुआ उसका नतीजा। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। इनका नाम है ग्रेगर मेंडल, एक ऐसा साधु जिसने अपने छोटे से बगीचे में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल दी। आइए देखते हैं कि उन्होंने विरासत के कौन से राज खोले। ये हैं ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। सोचकर देखिए, बात है 1800s की। एक मठ के बगीचे में एक साधु मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना? क्योंकि भाई इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, इसमें 7 अलग अलग दिखने वाले गुण थे, और सबसे बड़ी बात, इसके पॉलिनेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान था। मतलब उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट सब्जेक्ट था। मेंडल की जीनियस बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ इन 7 सिंपल चीजों पर फोकस किया। पौधे की हाइट, बीज का रंग, और जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, हर गुण के सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, लंबा या बौना, पीला या हरा, कोई बीच का रास्ता नहीं। और इसी सादगी ने उन्हें वो पैटर्न पकड़ने में मदद की जो किसी और को नहीं दिखा। अब आते हैं मेंडल की पहली बड़ी खोज पर। उन्होंने एक लंबे और एक बौने पौधे को क्रॉस कराया। तो क्या हुआ? पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। बौनापन वाला गुण तो जैसे गायब ही हो गया। इसी को उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इन लंबे पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया तो अरे वाह, बौनापन वाला गुण वापस आ गया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब गुण मिक्स नहीं होते, बस छिप जाते हैं। और यहीं से मिला वो मशहूर 3:1 का रेशियो। पर मेंडल यही रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने सोचा, चलो अब एक साथ 2 गुणों को देखते हैं, जैसे बीज का आकार और उसका रंग। और नतीजा कमाल का था। उन्होंने पाया कि ये दोनों गुण एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मतलब बीज गोल है या झुर्रीदार, इसका उसके पीले या हरे होने से कोई लेना देना नहीं है। सब आजाद हैं। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी से हमें मिला ये खूबसूरत 9:3:3:1 का रेशियो। तो मेंडल के नियम तो एकदम साफ और सटीक थे, एक परफेक्ट तस्वीर। पर क्या जिंदगी हमेशा इतने सीधे साधे नियमों पर चलती है? क्या नेचर हमेशा रूल्स फॉलो करती है? शायद नहीं। कहानी में अभी कुछ जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं। तो अब वक्त है इन नियमों को थोड़ा तोड़ने का। आइए देखते हैं वो एक्सेप्शंस जो बताते हैं कि जेनेटिक्स मेंडल के मटर के बाग से कहीं ज्यादा पेचीदा और मजेदार हैं। तो पहला ट्विस्ट, क्या हो अगर कोई भी गुण डोमिनेंट ना हो? देखिए, जब एक लाल और एक सफेद फूल को क्रॉस कराया तो मिला गुलाबी फूल। कोई लाल नहीं, कोई सफेद नहीं। इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और उधर देखिए, हमारे ब्लड ग्रुप्स में ए और बी दोनों ही गुण एक साथ दिखते हैं और बन जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। यह है कोडोमिनेंस, मतलब दोनों मिलकर अपनी मौजूदगी दिखाते। मेंडल ने फैक्टर्स की बात तो की थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैक्टर्स असल में हैं क्या।
फिर कई साल बाद 1902 में सटन और बोवेरी ने इस पहेली का आखिरी टुकड़ा खोज निकाला। उन्होंने बताया कि मेंडल के ये फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, असल में क्रोमोसोम्स पर बैठे होते हैं और सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स का बर्ताव मेंडल के नियमों को हूबहू एक्सप्लेन करता था। आखिरकार गुत्थी सुलझ ही गई। तो मटर के पौधों और फूलों की दुनिया से निकलकर अब हम अपनी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी हम इंसानों पर। चलिए देखते हैं कि ये सारे जेनेटिक नियम हम पर कैसे लागू होते हैं। अब T.H. मॉर्गन ने फल मक्खियों पर काम करते हुए एक और मजेदार चीज खोजी। उन्होंने देखा कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं ना, वो अक्सर एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, एक टीम की तरह। इसे कहते हैं लिंकेज। लेकिन कभी-कभी क्रॉसिंग ओवर नाम की एक प्रक्रिया में ये क्रोमोसोम अपने कुछ जीन्स की अदला बदली कर लेते हैं। ये नेचर का अपना तरीका है ताश के पत्तों को फेंटने का, जिससे हर पीढ़ी में नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी सारी वैरायटी आती कहां से है? इसका एक बड़ा जवाब है म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन। ये हमारे डीएनए कोड में हुआ एक परमानेंट चेंज है। ये चेंज सिकल सेल एनीमिया की तरह एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन जितना भी हो सकता है, या फिर डाउन सिंड्रोम की तरह पूरे के पूरे क्रोमोसोम को बदलने जितना बड़ा भी। असल में म्यूटेशन ही इवोल्यूशन का इंजन है। इंसानों में जेंडर कैसे तय होता है? ये होता है स्पेशल क्रोमोसोम्स X और Y से। फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम XX होते हैं और मेल्स में एक X और एक Y XY। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि बच्चे का जेंडर फादर के स्पर्म से तय होता है कि उसमें X क्रोमोसोम है या Y। और हाँ, जानवरों की दुनिया में तो जेंडर तय करने के और भी कई अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, तो जब जेनेटिसिस्ट को किसी खानदान में कोई खास गुण या बीमारी को ट्रैक करना होता है तो वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं एक पेडिग्री चार्ट। ये एक तरह का जेनेटिक फैमिली ट्री है। इन सिंबल्स की मदद से वो पीढ़ियों तक किसी गुण के सफर का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सुरागों को जोड़कर केस सॉल्व करता है। मेंडल के नियम सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं हैं, वो हमें उन बीमारियों को समझने में भी मदद करते हैं जो सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी की वजह से होती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो रेड ब्लड सेल्स पर असर डालता है, या हीमोफीलिया जिसमें खून का थक्का नहीं जमता, और कलर ब्लाइंडनेस भी। ये सब सिर्फ एक जीन में हुई एक छोटी सी गलती का नतीजा है। कभी-कभी जेनेटिक प्रॉब्लम एक जीन से भी बड़ी होती है। ये प्रॉब्लम पूरे क्रोमोसोम की संख्या में गड़बड़ी से हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम जो क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी की वजह से होता है, या फिर क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम जो सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो हमारी ये जेनेटिक जासूसी की कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ये है आपकी फाइनल चीट शीट। इसमें है वो सारे अहम सुराग, मेंडल के मशहूर रेशियो और वो सारे बड़े जासूस, मेंडल से लेकर मॉर्गन तक। एक तरह से ये हमारी पूरी पड़ताल का सार है, एक ही जगह पर। तो मेंडल के एक छोटे से बगीचे से लेकर इंसानी जीनोम की विशाल दुनिया तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने जिंदगी की इस किताब को पढ़ना सीख लिया है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हम इस कोड को पढ़ सकते हैं तो क्या हम इसके अगले चैप्टर में कुछ लिखेंगे? इस जबरदस्त ताकत के साथ हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।